स्टूडेंट्स आ वेरी हैप्पी दिवाली टू यू ऑल। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने जीडी तो छोड़ दिया है, बट जब मैं जीडी छोड़ रहा था मेरे बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे थे कि मैं क्यों जा रहा हूँ। मेरे पास इतने सारे मैसेज और इतने सारे कॉल आए जीडी छोड़ने के बाद कि शायद मैंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि इतने सारे कॉल्स मेरे पास आ सकते हैं। मुझे नहीं पता था आप सब लोग मेरे को इतना पसंद करते हो, सो थैंक यू फॉर दैट एंड वंस अगेन अ वेरी हैप्पी दिवाली। अब मैं जीडी तो वापस नहीं आ सकता हूँ, लेकिन मैंने बहुत सारे बच्चों को वादा किया था कि मैं वर्चुअल प्लेटफॉर्म से ज़रूर वापस आऊँगा। तो वर्चुअल प्लेटफॉर्म जो है वो यही है। और वर्चुअल प्लेटफॉर्म क्या है कि मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाकर धीरे धीरे आप लोगों को भेजता रहूँगा और कोशिश करूँगा कि बोर्ड एग्जामिनेशन तक काफ़ी कुछ कवर करवा दूँ। ओके, तो देखो, जो मेरी आज की वीडियो है वो नेशनलिज्म इन इंडिया पर है। और नेशनलिज्म इन इंडिया को देखोगे तो हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 है। और ये जो हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 है नेशनलिज्म, इसमें ज़्यादा कुछ इतना टफ नहीं है, चैप्टर आसान है। और अगर इसको कंपेयर करोगे नेशनलिज्म इन यूरोप से तो काफ़ी आसान है। तो देखो, अगर नेशनलिज्म इन इंडिया की बात करोगे तो थोड़ा बहुत इसमें चीज़ें आती हैं कहाँ से, नेशनलिज्म इन यूरोप से। अब यूरोप वाला जो नेशनलिज्म था उसमें मेनली हम लोगों ने क्या पढ़ा था, उसमें मेनली हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरीके से यूरोप के अंदर क्या है, जो आज की डेट में पॉलिटिकल मैप पे कंट्रीज हमें दिखाई देते हैं वो किस तरीके से फॉर्म हुई। अब अगर यूरोप में जो हम आज की डेट में कंट्रीज देखते हैं वो किस तरीके से फॉर्म हुई, अगर वो चीज़ देखोगे तो वो उनका फ्रीडम स्ट्रगल है कि हाँ भाई, क्या क्या फ्रांस में हुआ, क्या इटली में हुआ, क्या जर्मनी में हुआ, क्या ग्रीस में हुआ। और धीरे धीरे जब उनको इंडिपेंडेंस मिलती गई तो वो क्या बन गए, वो बन गए नेशन स्टेट। क्या बन गए वो, नेशन स्टेट। कुछ ऐसी चीज़ें हमें इंडिया में देखनी है, ठीक है। और एक चीज़ और, जब भी नेशन स्टेट की बात होती है तब कोई भी कंट्री इंडिपेंडेंट होकर एक अलग कंट्री फॉर्म होता है तो वो एक लॉन्ग प्रोसेस है। वो ऐसा प्रोसेस नहीं है कि 2-4 दिन में क्या हुआ, 2-4 दिन में सारे लोग साथ में आए और कंट्री बन गया, ऐसा कभी नहीं होता। तो देखो, अगर यूरोप की बात करोगे तो यूरोप में जो मॉडर्न नेशनलिज्म आया है उसमें ज्यादातर हुआ क्या है, सिर्फ और सिर्फ नेशन स्टेट फॉर्म हुए हैं। क्या फॉर्म हुए, नेशन स्टेट। फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा किस तरीके से जर्मनी फॉर्म हुआ, किस तरीके से इटली फॉर्म हुआ, किस तरीके से फ्रांस 1848 में दोबारा फॉर्म हुआ है जब लुइस फिलिप वहां से फ्ली कर गया है। अब ये सारा प्रोसेस जब भी चलता है, जब नेशन स्टेट फॉर्म होता है तो उसमें एक चीज कॉमन है कि सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस सब लोग देखते हैं। अब सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस क्या है कि जैसे अगर सपोज करो 1947 से अगर पहले देखोगे तो पूरे इंडिया में क्या था, पूरे इंडिया में ब्रिटिश राज था। और ब्रिटिश राज के टाइम पर क्या है, ब्रिटिश राज के टाइम पर 8 तो प्रोविंसेस थे और 8 प्रोविंसेस के साथ साथ बहुत सारे प्रिंसली स्टेट थे। अब 8 प्रोविंस और बहुत सारे प्रिंसली स्टेट का मतलब है कि आज की डेट में जैसे तुमसे पूछा जाए कि तुम लोग कौन हो तो सबसे पहले तुम लोग एक इंडियन हो। लेकिन उस टाइम पर अगर किसी से पूछा जाता कि भाई आप कौन हो तो मैसूर में रहने वाला बोलता कि भाई हम तो मैसूर के हैं, मराठा वाले बोलते हैं मराठा हैं, पंजाब वाले बोलते हैं हम तो पंजाबी हैं, हैदराबादी वाले बोलते हैं हम तो हैदराबाद वाले बोलते हैं हम तो हैदराबादी हैं। तो ये जो सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस है ये एकदम से नहीं आती है, इंडिया को भी टाइम लगा है। 47 में आज़ाद हुए, फ्रीडम स्ट्रगल फाइट किया, लगभग 1857 में पहला रिवॉल्ट हुआ, उसके बाद लगभग 90 ईयर्स सब लोगों ने साथ में फाइट किया है। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी बहुत सारी चीज़ों को क्या किया है, मतलब एक तरीके से यूनाइट कर कर इंडिया बनाया है। तो इस चीज़ को आने में टाइम लगता है, लेकिन जैसे ही ये चीज़ आती है समझ जाना नेशनलिज्म का प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाता है। अब देखो, स्टार्टिंग में यूरोप में क्या हुआ, नए नए सिंबल्स आए, नए नए सॉन्ग्स आए, नए नए आइडियाज आए। तो ये जो नए नए सिंबल्स, सॉन्ग्स, आइडियाज और न्यू लिंक्स थे, इसी वजह से क्या हुआ, यूरोप के अंदर नेशनलिज्म आया। सिंबल्स आपने देखे होंगे, जर्मनी वाले लोगों ने एक जर्मेनिया फिगर बनाया था, एक सिंबल था। फ्रांस वाले लोगों ने मरीन बनाया था। उसको देखते हुए क्या है, इंडिया ने भी फिर भारत माता की फिगर बनाई थी। नए नए सॉन्ग्स, पेट्रियोटिक सॉन्ग्स हो सकते हैं, वो क्रिएट हुए, नए आइडियाज क्रिएट हुए, नए लिंक्स क्रिएट हुए। और इसके बाद क्या था, इसके बाद नेशनलिज्म यूरोप के अंदर आ गया, ठीक है। अगर यूरोप के ज्यादातर कंट्रीज की बात करोगे तो यूरोप के जो ज्यादातर कंट्री हैं उसमें नेशनलिज्म बहुत, मतलब एक, इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, एक लॉन्ग प्रोसेस था, एकदम से कुछ भी नहीं हुआ। अगर तुम सिर्फ फ्रांस फ्रांस की बात करोगे ना तो 1789 में फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू होता है, लेकिन वो भी चलता है
चलने के बाद क्या है, डायरेक्टरी रूल आएगा, वो जाएगा, उससे पहले रीन ऑफ टेरर था वो हटेगा, फिर नेपोलियन आएंगे, उसके बाद और कहानी आगे जाएगी, 1815 में नेपोलियन हार जाते हैं, उसके बाद फिर से मोनार्की को रिस्टोर किया जाता है, 1830 में फिर पहला अपहीवल होता है, 1848 में फिर दोबारा फ्रांस में चीज़ें बदलती हैं। तो चीज़ें बड़ी लंबी चलती हैं। कोई अगर ये बोले 1 साल 2 साल 3 साल या 10 साल में कहीं पर नेशनलिज्म आ गया, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यूरोप में क्या है, यूरोप में ज़्यादातर जो कंट्रीज हैं वहाँ पर जो नेशनलिज्म आया है उसमें क्या है, टाइम लगा है। और ऐसा ही इंडिया में हुआ है। सेम ये सारी चीज़ें क्या है, सेम ये सारी चीज़ें इंडिया से हम लोग कनेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर नेशनलिज्म इंडिया की बात करोगे तो इंडिया में जो नेशनलिज्म आया है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट था एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। एंटी कॉलोनियल मूवमेंट का मतलब क्या है, जब ब्रिटिशर्स से हम लोग क्या कर रहे थे, साथ में ब्रिटिशर्स को इंडिया से भगाने के लिए सारे के सारे लोग साथ में आंदोलन कर रहे थे, वही क्या है, वही एंटी कॉलोनियल मूवमेंट है। अगर कॉलोनियलिज्म को देखोगे तो इसका मतलब ही होता है जब कोई कंट्री किसी को आके गुलाम बना लेता है। तो इंडिया में सारे के सारे जो डिफरेंट सिटीजन्स हैं, जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, वो यूनाइट कैसे हुए, वो यूनाइट हुए सिर्फ और सिर्फ एंटी कॉलोनियल मूवमेंट से। अगर एंटी कॉलोनियल मूवमेंट नहीं होते तो शायद हो सकता है हम सारे लोग जो आज इंडियन हैं वो इंडियन नहीं होते। लेकिन क्या हुआ, हम सारे के सारे लोग जो थे वो ब्रिटिश राज में ऑप्रेस थे। ऑप्रेस मतलब ब्रिटिशर्स ने हमको दबा रखा था, हमारे पास कोई इंडिपेंडेंट राइट्स तो थे नहीं, जो ब्रिटिशर कहते थे वो हमें करना पड़ता था, जितना टैक्स वो मांगते थे उतना टैक्स देना पड़ता था। तो ये जो फीलिंग थी ऑप्रेस की, इसी ने क्या किया, इसी ने अलग अलग जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं उनको साथ में ला दिया। साथ में कैसे ला दिया कि भाई उस टाइम पर सबका एनिमी सेम था, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। भाई ब्रिटिशर्स ने तो धीरे धीरे क्या किया था, पूरे ऑल ओवर इंडिया को कैप्चर कर लिया था। अब ब्रिटिशर्स को बाहर निकालना था तो सब लोग क्या है, साथ में फाइट कर रहे थे। और इस साथ में फाइट करने की वजह से क्या है, इन एंटी कॉलोनियल मूवमेंट की वजह से इंडिया में क्या आया है, नेशनलिज्म आया है, ठीक है। एक तो ये चीज याद रखना, ये जस्ट इंट्रोडक्शन है चैप्टर का, अभी तो चैप्टर में बहुत कुछ है। इसके बाद देखो, अगर फ्रीडम की बात करोगे तो जब एंटी कॉलोनियल मूवमेंट चल रहा था ना, तो जो फ्रीडम का व्यू है वो एक जैसा नहीं था। जैसे सब लोग ये तो चाह रहे थे कि हाँ भाई क्या करें, ब्रिटिशर्स के साथ साथ में लड़ाई करें, लेकिन सबकी नज़र में जो फ्रीडम है वो अलग अलग था। जैसे जो प्लांटेशन वर्कर्स हुआ करते थे, ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पढ़ोगे भी तुम, तो प्लांटेशन वर्कर्स को क्या है, एक इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट था 1859 का। तो वो लोग क्या अपने घर बिना परमिशन के नहीं जा सकते थे, उनके लिए शायद फ्रीडम और स्वराज का मतलब था कि वो लोग अपने घर जा सकें। जो छोटे पीजेंट्स हैं या फिर जो लोग टीनेंट्स हैं, जो लोग बड़े किसानों के खेत में रेंट पे काम करते हैं, उनके लिए फ्रीडम का मतलब था कि हमें रेंट ना पे करना पड़े। जो ट्राइबल्स लोग हैं वो जंगल में नहीं जा पाते थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स की जो फॉरेस्ट पॉलिसी थी, कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसी, वो कुछ ऐसी थी कि ट्राइबल्स क्या नहीं कर सकते, अपने कैटल्स को वहाँ पर रियर नहीं कर सकते, फॉरेस्ट के अंदर जाके फ्यूल वुड नहीं ले सकते। तो ट्राइबल्स के लिए फ्रीडम था कि वो लोग फॉरेस्ट में जा सकें। तो सबके लिए व्यू तो डिफरेंट था फ्रीडम का, लेकिन सब लोग साथ में लड़ाई कर रहे थे, इसके लिए, फ्रीडम के लिए, या फिर एंटी कॉलोनियल मूवमेंट में सब लोग साथ में थे। और इसी वजह से क्या हुआ, इसी वजह से सारे लोग धीरे धीरे कर कर यूनाइट हो गए। अब इन सब में एक चीज और इंपॉर्टेंट है, जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस और महात्मा गांधी। देखो, इंडिया को यूनाइट करने में या फिर ये पूरा नेशनलिज्म को प्रोसेस लाने में एक तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, और महात्मा गांधी क्या थे, एक ऐसे लीडर थे कि हाँ, जिन्होंने बहुत सारे मूवमेंट्स को स्टार्ट किया है। वो बात अलग है कितने मूवमेंट सक्सेसफुल रहे नहीं रहे, लेकिन हाँ, ये एक ऐसी फिगर है कि जो भी मूवमेंट तुम उठाकर देखोगे उसमें सेंट्रल फिगर कहीं ना कहीं तुम लोगों को गांधी जी दिखाई देंगे। अब देखो, गांधी जी ने क्या किया है या इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या किया है कि बहुत सारी ऐसे मूवमेंट चलाए हैं, बहुत सारी ऐसी चीज करने की कोशिश की गई है जिससे कि डिफरेंट ग्रुप्स को क्या किया जाए, टुगेदर कर दिया जाए, या फिर जो सबके अलग अलग व्यूज हैं किसको लेके, फ्रीडम को लेकर, उसको भी यूनाइट किया जाए, और यूनाइट कर कर सब लोगों को एक मूवमेंट के नीचे लाया जाए, या सारे लोगों को एक अम्ब्रेला के नीचे लाने के लिए काम किया गया है। तो याद रखना, इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करोगे तो इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में फॉर्म हुई है। कंपटीशन में क्वेश्चन आ सकता है, फॉर्म करिए किसने, एओ ह्यूम। और जो एओ ह्यूम थे वो सिविल सर्वेंट थे, अब ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे, उन्होंने कांग्रेस बना दी कल्चरल मीट के लिए, लेकिन बाद में इसी ने क्या किया, फ्रीडम स्ट्रगल दिलवा दिया इंडिया वालों को, ठीक है। अब क्या है, इसके बाद अगर
हम अपनी एनसीईआरटी को उठाकर देखें तो देखो एनसीईआरटी ने ना 1910 तक कुछ भी नहीं दिया। मतलब अगर मॉडर्न हिस्ट्री की बात करोगे तो लगभग तुम्हारी मॉडर्न हिस्ट्री शुरू हो जाती है 1857 के बाद, लेकिन 10th क्लास में तुम लोगों को 1910 तक कुछ भी नहीं दिया गया। जो भी तुम्हारी एनसीईआरटी में दे रखा है वो 1915 के बाद की स्टोरी दे रखी है। मतलब एनसीईआरटी ने ज्यादातर जो स्टोरी को पिकअप किया है वो सब 1915 के बाद है। और 1915 याद रखना वो ईयर है जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया में आए हैं। तो ज्यादातर तुम्हें क्या है गांधी जी के मूवमेंट पढ़ने हैं कि 17 में गांधी जी ने चंपारण किया बिहार में इंडिगो के लिए, फिर 18 में खेड़ा किया। अब जो नई बुक है उसमें खेड़ा को 1917 दे रखा है, लेकिन वो गलत है। 1918 में हुआ था जो खेड़ा मूवमेंट हुआ था, तो खेड़ा किया है, फिर अहमदाबाद मिल वर्कर किया है, फिर रोलर सत्याग्रह किया है, फिर नॉन कोऑपरेशन किया है, उसके बाद साल्ट मार्च किया है। तो लगभग इस बुक में 1915 के बाद की स्टोरी के बारे में बात करी गई है। और जो दो इंपॉर्टेंट मूवमेंट हैं जो तुम्हें बोर्ड में क्वेश्चन दिलवाते हैं सबसे ज्यादा, या फिर किसी भी कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन, उसमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो कि सॉल्ट मार्च है, वहां से क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो बेसिकली चैप्टर में क्या है, बेसिकली चैप्टर में इंडियन इंडिपेंडेंस की बात करी गई है। और बात कब की करी गई है, 1915 के बाद। देखो ये तो पहले पेज का इंट्रोडक्शन है, ये जितना मैंने बताया है ये पहले पेज का इंट्रोडक्शन है। इसके बाद चैप्टर शुरू होता है पार्ट फर्स्ट से, और जिस पार्ट फर्स्ट का नाम है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो देखो बुक का जो फर्स्ट पार्ट है उसने चीजों को इस तरीके से शुरू किया है स्टार्टिंग में कि उसने बताया है कि भाई हम लोग क्या थे, हम लोग तो गुलाम थे, और जो इंडियन आर्मी है वो भी क्या थी, ब्रिटिशर्स के अंडर में थी। नाम क्या था, ब्रिटिश इंडियन आर्मी। तो हुआ क्या था, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी, वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 के बीच में चली है, और दो ग्रुप्स के बीच में चली है जिनका नाम है सेंट्रल पावर और अलाइड फोर्सेस। अब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में क्या है, दो ग्रुप्स हैं, और वो दो ग्रुप्स इस तरीके से हैं कि अगर तुम सेंट्रल पावर को देखोगे तो जो सेंट्रल पावर है, सेंट्रल पावर में थे जर्मनी, जर्मनी के बाद थे सेंट्रल पावर में ऑस्ट्रिया और हंगरी, ऑस्ट्रिया हंगरी के बाद यहां पर ऑटोमन एम्पायर भी था, और ऑटोमन एम्पायर के बाद अगर किसी ने देखा हो तो बाल्कन रीजन के ऊपर तुम्हें देखने को मिलेगा एक कंट्री है बुल्गारिया। तो बुल्गारिया हो, ऑटोमन एम्पायर हो, ऑस्ट्रिया हो, हंगरी हो और जर्मनी हो, ये लोग तो मिलकर बनाते थे क्या, सेंट्रल पावर। तो ये एक ग्रुप था सेंट्रल पावर, और दूसरा ग्रुप था अलाइड फोर्सेस। और अलाइड फोर्सेस की बात करोगे तो देखो अलाइड फोर्सेस में तुम्हें दिखाई देगा यूएसए, जो कि लेट आया है, 1917 में यूएसए ने क्या ज्वाइन किया अलाइड फोर्सेस को। रशिया, रशिया ने भी वॉर में थोड़ा सा लेट आया है। ठीक है, इसके बाद जो बड़ी पावर हैं अलाइड फोर्सेस में जो पहले से वॉर लड़ रही हैं, जिनकी वजह से वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ट्रिगर हुई है, वो फ्रांस है और तुम्हारा इंपॉर्टेंट सबसे जो ब्रिटिश एम्पायर है। देखो ब्रिटिश एम्पायर को मैं यूनाइटेड किंगडम भी लिख सकता था, लेकिन मैंने ब्रिटिश एम्पायर इसलिए लिखा है कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में जहां जहां ब्रिटिश की कॉलोनीज थी उन सब ने पार्टिसिपेट किया है। जैसे अगर इंडियन आर्मी की बात करोगे, इंडिया का तो कोई झगड़ा नहीं था यूरोप में, लेकिन उस टाइम पर इंडियन आर्मी क्या है, ब्रिटेन के अंदर में है, तो इंडियन आर्मी ने भी यहाँ पर क्या किया है, पार्टिसिपेट कर रखा है। ठीक है, इटली ने भी पार्टिसिपेट किया है, और इटली ने इस टाइम पर पार्टिसिपेट किया था अलाइड फोर्सेस से। तो देखो 1914 और 1918 की बात करोगे तो 14 और 18 तक लगभग यूरोप के अंदर नेशनलिज्म तो हो चुका था, और यूरोप के अंदर नेशनलिज्म हो चुका था। तो भाई यूरोप वाले क्या कर रहे थे, बाल्कन रीजन के ऊपर अपना डोमिनेंस क्रिएट करना, जो जो मेन पावर हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कॉलोनियलाइजेशन करना, ज़्यादा से ज़्यादा और जो एरियाज है उनको कैप्चर करना। तो ये लोग उन चीज़ों को कर रहे थे कि जर्मनी फ्रांस की टेरिटरीज कैप्चर करने की कोशिश कर रहा था, फ्रांस इनकी टेरिटरी कैप्चर करने की कोशिश कर रहा था। जो सी है, अगर स्वेज कैनाल की बात करोगे तो वहां पर जो सी है, जो मेडिटेरियन सी और रेड सी जो कनेक्ट हो रही है, उस सी रूट पर अपने अपने डोमिनेंस की जो कोशिश चल रही थी, उसी का रिजल्ट था क्या, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। तो जो बाल्कन रीजन के अंदर क्या है, वहां पर जितनी भी अशांति थी उसी का रीजन था क्या, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। और सेंट्रल और अलाइड फोर्सेस के बीच में क्या था, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था। लेकिन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो है
उसका इम्पैक्ट आया था इंडिया के ऊपर, और उसके इम्पैक्ट से क्वेश्चन आते हैं, चाहे तो कंपटीशन हो चाहे तो बोर्ड एग्जाम हो। तो देखो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का अगर इम्पैक्ट देखोगे तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर बहुत बड़ा था। क्या था कि देखो, एक तो देखो जब भी लड़ाई होती है तो भाई लड़ाई लड़ने के लिए खर्चा होता है, कि आपके सोल्जर्स हैं उनके लिए खाना जाएगा, वो वुंडेड होंगे दवाई गोली जाएगी, उसके बाद आप बहुत सारे आर्म्स एमिनेशन यूज करोगे, उसके लिए भी क्या है, पैसों की जरूरत पड़ती है। तो जब जब वॉर होती है तब तब बहुत खर्चा होता है। तो इस वॉर की वजह से क्या था, जो डिफेंस एक्सपेंडिचर था वो बढ़ गया था। अब जब भी ब्रिटिशर्स का खर्चा बढ़ेगा या जब भी किसी सरकार का खर्चा बढ़ता है तो याद रखना उस खर्चे को पूरा कौन करता है, सिटीजन्स पूरा करते हैं। तो जैसे ही डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ा वैसे ही ब्रिटिशर ने क्या किया, इंडिया में टैक्सेस बढ़ा दिए। अब एक तो इंडियंस वैसे ही इतने सारे टैक्सेस देते थे, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में उन्हें और टैक्सेस देने पड़ गए। इसके बाद कस्टम ड्यूटी भी बढ़ा दी गई, बिजनेसमैन वगैरह जो थे उनकी भी दिक्कत बढ़ गई। पहली बार वो ऐसा टाइम था जब इंडिया में इनकम के ऊपर भी टैक्स लगा। इससे पहले क्या है, टैक्स तो लगते थे इनडायरेक्ट, लेकिन डायरेक्ट टैक्स कोई नहीं था। और इनकम टैक्स क्या डायरेक्ट टैक्स है, आज की डेट में वो बात अलग है कि ये बाकी और इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी में चले गए हैं, लेकिन ये है कि ये डायरेक्ट टैक्स उसी टाइम पर क्या इंट्रोड्यूस हुआ है। तो ये सारी चीजें जब इंट्रोड्यूस होंगी प्राइसेस बढ़ जाएंगी। प्राइसेस क्या है, देखो जब जब कोई कंट्री वॉर करता है तो उसकी इकोनॉमी खराब होती है, और याद रखना जब जब इकोनॉमी खराब होगी तब तब इन्फ्लेशन आएगा। इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है, महंगाई। तो इकोनॉमी भी खराब हो रही थी ब्रिटिशर्स की, क्योंकि वॉर लड़ रहे थे धड़ाधड़, और नुकसान भी हो रहा था, तो इकोनॉमी भी खराब हो रही थी। यहाँ पर क्या है, जो कॉमन पीपल हैं वो जो भी चीज खरीदने जाते थे वो देखते थे कि प्राइस क्या है, बढ़ गए हैं। प्राइस बढ़ते बढ़ते 13 से 18 के बीच में क्या है, प्राइस सारे के सारे डबल हो गए। तो जो कॉमन सिटीजन्स हैं ये समझ लो उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। इसके बाद जब भी वॉर होती है तो वॉर में क्या होता है, जब जब वॉर होती है तब तब उसमें सोल्जर्स की जरूरत पड़ती है, और सोल्जर्स कहाँ से आएंगे, इंडिया से आएंगे। और इंडिया के सोल्जर्स जानबूझकर तो ब्रिटेन की आर्मी में जाएंगे नहीं, उनको वैसे भी पता है वॉर हो रही है। तो ये समझो इस टाइम पर ब्रिटिशर्स ने एक फोर्स्ड रिक्रूटमेंट किया था इंडिया में, स्पेशली कहाँ से, विलेजेस से, जो रूरल एरियाज थे इंडिया के, वहां पे जितने भी यंगस्टर होते थे उनको जबरदस्ती क्या किया जाता था, ब्रिटेन की जो आर्मी थी, ब्रिटिश इंडियन आर्मी, उसमें क्या किया जाता था, रिक्रूट किया जाता था। और रिक्रूटमेंट के बाद जो जो जाता था टर्की वगैरह में फाइट करने, ऑटोमन एम्पायर में जितने भी लोग फाइट करने गए ज्यादातर क्या है, मार्टेर हुए हैं। अगर तुम देखोगे इंडिया गेट को तो इंडिया गेट बनाया इसलिए गया है, जितने भी लोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मार्टर हुए हैं उन सब लोगों के तुम्हें नाम देखने को मिलेंगे कहाँ पर, जो इंडिया गेट है। तो इतनी सारी चीजें जब देखने को मिली तो इसका रिजल्ट क्या था, इसका रिजल्ट ये था कि भाई इंडिया के जो पीपल थे उनको बहुत ज्यादा हार्डशिप हो रही थी। हार्डशिप भी कैसी थी, एक्सट्रीम हार्डशिप। तो कॉमन पीपल बहुत ज्यादा इंडिया में क्या है, वो लोग सफर कर रहे थे। अब जब तक वॉर चल रही थी जब तक तो चलो तो भी ठीक है, सिटीजन्स को लग रहा था ठीक है वॉर टाइम है इसलिए इतनी हार्डशिप हो रही है, एक बार अगर लड़ाई खत्म हो गई तो चीजें ठीक हो जाएंगी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। जैसे ही 1918 में वॉर खत्म होगी उसके बाद हार्डशिप और बढ़ेगी। हार्डशिप कैसे बढ़ेगी कि 1918 से 1919 के बीच में और 1920 से 21 के बीच में क्या था, क्रॉप फेलियर हुए थे, वो भी बहुत ज्यादा जगहों पर। तो यहाँ पर क्रॉप फेलियर देखने को मिलेगा, वो भी मैनी पार्ट्स में देखने को मिलेगा इंडिया में, और जिसकी वजह से क्या होगा, शॉर्टेज ऑफ फूड होगा। और याद रखना जब शॉर्टेज ऑफ फूड हो जाए ना उसी टाइम पर फैमाइन आता है। फैमाइन का मतलब क्या है, फैमाइन का मतलब है अकाल पड़ जाना। एक ऐसी सिचुएशन जहां पर लोग बाग भूखे तो हैं, सिटीजन्स को खाना तो चाहिए लेकिन खाने के लिए क्या है ही नहीं खाना, और फिर भूख से बहुत सारे लोग मर जाते हैं। तो इंडिया में उस टाइम क्या है, फेमाइन भी है, और फेमाइन के साथ साथ क्या है, अकम्पनीड बाई एन इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक। उसी टाइम पर एक एपिडेमिक भी चल रहा था वर्ल्ड में, वो भी इंडिया में आ गया। अभी इन्फ्लुएंजा ऐसा एपिडेमिक था जैसा कोविड एपिडेमिक था। इसमें भी क्या होता था, लंग्स में इन्फेक्शन होता था। आजकल तो अभी हेल्थ सेक्टर बहुत स्ट्रांग है, उस टाइम पर तो हेल्थ सेक्टर भी बहुत बेकार हुआ करता था। और इस इन्फ्लुएंजा के चक्कर में और शॉर्टेज ऑफ फूड के चक्कर में इतना नुकसान हुआ इंडिया में कि बहुत सारे लोगों की डेथ हुई है। अगर तुम इसका, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक का और इस फेमाइन का रिजल्ट देखोगे तो रिजल्ट ये था कि इंडिया में 1921 तक जो डेथ रेशियो है वो 12 से 13 मिलियन पीपल पेरिश हो गए हैं। पेरिश मतलब उनकी डेथ हो गई है। 12 से 13 मिलियन का मतलब हो गया 1 मिलियन में 10 लाख। तो ये मान के चलो
लगभग 1.3 करोड़ लोगों की डेथ हो गई है। और उस टाइम इंडिया की इतनी पॉपुलेशन नहीं थी, आज तो बहुत पॉपुलेशन है, लेकिन हालत इतनी खराब थी कि ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था इंडिया में कि जब 1911 से और 1921 का जो सेंसस था, उस सेंसस में इंडिया की नेगेटिव ग्रोथ रेट आई थी। ग्रोथ रेट कैसी आई थी? नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब ये ऐसा टाइम पीरियड था जब इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ने की बजाय क्या है, घट रही थी। और नेगेटिव जो ग्रोथ रेट है वो 0.31% था, जो नेगेटिव ग्रोथ रेट देखने को मिला था। ठीक है, तो देखो ये इस चैप्टर का जस्ट मैंने इंट्रोडक्शन दिया है। ये मेरी पहली वीडियो है, सपोज मान के चलना है मेरा पहला लेक्चर है, और ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है। अभी इस चैप्टर में बहुत कुछ है। इस चैप्टर के आगे चलेंगे तो इसी के बाद क्या है, इसी के बाद गांधी जी इमर्ज हो जाएंगे। 1915 में गांधी जी इमर्ज होंगे, और गांधी जी ने आते ही इंडिया में कोई अपना मूवमेंट स्टार्ट नहीं किया है। गांधी जी साउथ अफ्रीका में अच्छे खासे सक्सेसफुल हुए हैं, और वहां पर उन्होंने अपने सत्याग्रह की प्रैक्टिस अच्छे खासे कर रखी थी। लेकिन इंडिया में जब गांधी जी आए 1915 में, तो गांधी जी के जो पॉलिटिकल गुरु हैं, तो गांधी जी के जो पॉलिटिकल गुरु हैं, उन पॉलिटिकल गुरु का नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। और जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं, इन गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी को बोला था कि साउथ अफ्रीका और इंडिया की जो क्या है पॉलिटिकल सिचुएशन है वो डिफरेंट है। इंडिया में सिनेरियो अलग है, साउथ अफ्रीका में सिनेरियो अलग है। तो गांधी जी को उन्होंने बोला था कि एक काम करो, 2 साल इंडिया को ऑब्जर्व करो, देखो इंडिया में है क्या, जो ग्राउंड रियलिटी है वो कैसी है। तो गांधी जी ने 1915 में आते ही कोई मूवमेंट स्टार्ट नहीं किया है। गांधी जी ने सारे मूवमेंट स्टार्ट किए हैं 17 से। पहला मूवमेंट कहाँ था? चंपारण में था, जो इंडिगो में हुआ। उसके बाद 1918 में जो मूवमेंट होगा वो खेड़ा में होगा। कहां पर होगा? खेड़ा, गुजरात में। और खेड़ा में क्या था पता है? खेड़ा में प्लेग आया था, और प्लेग की वजह से क्या है ना, फार्मर्स रेवेन्यू नहीं पे कर पा रहे थे। तो खेड़ा वाला रेवेन्यू प्लेग की वजह से था, और 17 वाला जो रेवेन्यू था ये इंडिगो की वजह से था। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, नेक्स्ट जो वीडियो आएगी। इसके बाद जो 1918 वाला जो गांधी जी का मूवमेंट था ना, वो अहमदाबाद मिल वर्कर के लिए है। वहां पर उनके वेजेस गांधी जी ने बढ़वाए, वर्किंग आवर्स को कम किया है। और इसके बाद कहानी शुरू हो जाएगी 1919 में, जो रॉलेट एक्ट आएगा। रॉलेट एक्ट क्या था? रॉलेट एक्ट एक ऐसा एक्ट था कि जहां किसी को भी ब्रिटिशर पकड़ कर क्या है 2 साल तक विदाउट एनी ट्रायल क्या कर सकते थे? जेल में बंद कर सकते थे। इसी के लिए क्या है, इसी के लिए रॉलेट सत्याग्रह पहली बार शुरू होगा मास लेवल पर। वो बात अलग है, वो मास मूवमेंट बन नहीं पाया था। 6 अप्रैल को हड़ताल होगी। अब रॉलेट एक्ट से क्वेश्चन ऐसे आता है कि इसी का रिजल्ट था कि जलियांवाला बाग हुआ 13 अप्रैल 1919। और 13 अप्रैल 1919 को जो जलियांवाला बाग होगा रॉलेट एक्ट से, उसके बाद और चीजें आगे जाएंगी। फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आएगा, जिसमें खिलाफत मूवमेंट को भी क्या किया जाएगा? ज्वाइन किया जाएगा। हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए गांधी जी क्या करेंगे? जो 1920 दिसंबर का नागपुर सेशन है, वहां पर अडॉप्ट किया जाएगा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। उसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट काफी सक्सेसफुल मूवमेंट था, वो पता लगे 1922 में फिर उसको विड्रॉ किया जाएगा जब चौरी चौरा कांड होगा। तो इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊं उसमें लगभग फर्स्ट पार्ट जो है बुक का और जो सेकंड पार्ट है उसको कवर अप कर लूं। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी